नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनट आर्म्स के दूसरे एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम आपको लिबरेशन ऑफ गोवा यानी गोवा की आज़ादी की कहानी बताएंगे। इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की वजह से गोवा को 1961 में आज़ादी मिली। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस ऑपरेशन की चर्चा हमारे न्यूज़ चैनल्स में बहुत कम देखने को मिली है। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि ऑपरेशन सिर्फ 2 दिन में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन इस ऑपरेशन का महत्व आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो गोवा की जगह आज दूसरा देश होता जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तो दोस्तों, अगर आप इस गुमनाम हो चुकी सच्ची कहानी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। ये बात है साल 1961 की। इस टाइम तक हमारा देश इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन अभी भी देश के कुछ हिस्से ऐसे थे जो भारत में पूरी तरीके से नहीं मिले थे। उन्हीं में से एक जगह थी गोवा, जहां पुर्तगाल राज कर रहा था। वर्ष 1947 तक हमारे देश में बाहर से आए हुए सारे लुटेरे जा चुके थे, लेकिन पुर्तगाल अभी भी कुछ हिस्सों पे कॉलोनीज बना के कब्जा किए हुए था। उनमें से कुछ इलाके थे गोवा, दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। पुर्तगाल हमेशा नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यही कहता था कि कोई भी कॉलोनीज वगैरह नहीं है, ये हमारे देश का ही एक अभिन्न हिस्सा है। इन सभी जगहों को मिला के इसने नाम दिया था इस्तादो दा इंडिया। अगर इसका इंग्लिश मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ इंडिया। पुर्तगाल का हमेशा यही कहना रहता था अगर वो ये जगह छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद बहुसंख्यक यानी क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म होंगे। लेकिन बात इससे बिल्कुल अलग थी। वहाँ 60% हिंदू आबादी थी, वहीं क्रिश्चियन की आबादी 35% थी और बाकी आबादी मुसलमानों की थी। उस टाइम देश में नेहरू जी की सरकार थी। इनके ऊपर एक थप्पा लगा हुआ था अहिंसावादी होने का, जो आगे जाके बहुत बड़ा सिरदर्द भी बनने वाला था। पूरी दुनिया यही सोचती थी जब भी ये किसी प्रॉब्लम का हल निकालेंगे तो अहिंसावादी तरीके से ही निकालेंगे। शांति और अहिंसा पर विश्वास करते हुए नेहरू जी ने 1950 में पुर्तगाल से बातचीत चालू कर दी। पुर्तगाल में उन दिनों एक तानाशाह बैठा हुआ था जिसका नाम था एंटोनियो सालाज़ार। उसका रुख बड़ा ही साफ था गोवा को लेके। उसका कहना था आप घर आइए, चाय नाश्ता कीजिए, लेकिन जहाँ तक बात रही गोवा को छोड़ने की तो उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। उसका ये भी कहना था हम यहाँ पे 450 सालों से हैं, ये एक पुर्तगाल का अभिन्न अंग है, तो इसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ देश इंडिया के साथ थे तो कुछ देश पुर्तगाल के साथ थे। अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन ये सब पुर्तगाल के साथ थे और वहीं इंडिया के साथ रशिया, अफ्रीका और सऊदी अरेबिया थे। सब जगह ट्राई करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी कर दिया। 1955 आते आते गोवा के अंदर आज़ादी की आवाज़ उठने लगी थी और तब तक बहुत सारी लिबरेशन पार्टीज़ भी बन चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ अहिंसावादी थी, मतलब वो खून खराबा करके आज़ादी नहीं चाहती थी। और इन्हीं में से एक अहिंसा पे भरोसा करने वाली पार्टी ने 4 से 5 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया और एक शांतिपूर्वक लिबरेशन मार्च निकालने की योजना बनाई। जब वो सभी लोग इंडिया का फ्लैग लेके पीसफुली मार्च कर रहे थे तभी उस टाइम पे गोवा में मौजूद पुर्तगाली गवर्नर के कहने पे आर्मी ने उन लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दिया, जिसके अंदर लगभग 30 लोगों की जान चले गई। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। इसके बाद एक बड़ा जो तबका पुर्तगाल के सपोर्ट में था अब उसके अपोज में हो जाता है। ये सब देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन को यूएन में भेजा और कृष्णा मेनन ने यूएन में खड़े होकर सभी को हिंट दे दी कि इंडियन गवर्नमेंट अब गोवा के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन कभी भी ले सकती है। इस चीज़ का जैसे पुर्तगाल के तानाशाह सालाज़ार को पता चला वो तुरंत अमेरिका के पास भागता हुआ गया और वो यूएन भी गया, पर उसे वहाँ से कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। 24 नवंबर 1961 को इंडिया की एक पैसेंजर शिप जिसका नाम साबरमती था वो गोवा से होकर जा रही थी, लेकिन उसे बिना वार्निंग दिए पुर्तगाली मिलिट्री ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जिसके अंदर एक पैसेंजर की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हो गए। इस घटना ने गोवा से पुर्तगाल के अंत होने की शुरुआत कर दी। इस घटना के बाद हमारी आर्मी को पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया गोवा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों को साथ में इस्तेमाल किया गया।
इंडिया के इस एक्शन को देखते हुए पुर्तगाली डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सालाज़ार को कहा कि हमें गोवा में इंडिया से नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे एक भी सैनिक नहीं बचेंगे। इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए सालाज़ार ने अपने आर्मी को कहा, तुम्हें जीत के आना होगा या तुम्हें मर के आना होगा। तुम्हारे पास घुटने टेकने का या फिर हार के आने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद इंडियन आर्मी ने गोवा के ऊपर दो तरफ से हमला किया। पहले हमले के बाद इंडियन आर्मी ने पुर्तगाल के 2 सैनिकों को मार गिराया और बाकियों ने सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर करने के बाद इंडियन आर्मी ने इंडिया का फ्लैग वहाँ पे फहरा दिया। 17 दिसंबर को एयरफोर्स के 12 बॉम्बर विमानों को भेजा गया डोमिनर एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी करने के लिए। कुछ ही मिनटों में 25 टन से ज़्यादा के बॉम्ब गिरा के उन लोगों ने एयरपोर्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर भी एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद पुर्तगाली ऑफिसर्स और पुर्तगाली लोग वहां से भागने लगे। उन्हें पुर्तगाल वापस भेजा जाने लगा बचे हुए 2 एयरप्लेन के साथ। अब 17 दिसंबर का दिन पूरी तरीके से ढल चुका था। अब अगले दिन इंडियन नेवी को एक्शन में लाया गया, जिसमें INS मैसूर और INS त्रिशूल शामिल थे, और उन्होंने इंडियन नेवी के शिप्स देखते ही उसके ऊपर हेवी फायरिंग शुरू कर दी। ये पहला मौका था जब हमारी आर्मी को कहीं पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा हो। इस फायरिंग में 7 इंडियन मरीन्स कमांडो शहीद हो गए, जिसके बाद आइलैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेवी शेलिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद अगले दिन दोपहर तक सारे पुर्तगाली सैनिक सरेंडर कर चुके थे। इंडियन आर्मी जहाँ जहाँ से जा रही थी, लोग वहाँ ज़ोरों शोरों से उनका स्वागत कर रहे थे। रात होते होते लगभग इंडियन आर्मी ने पूरे गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन पुर्तगाल के 2000 सैनिक अभी भी एक जगह के ऊपर डिफेंसिव पोजीशन पर मौजूद थे। उनके पास सालाज़ार का एक क्लियर कट ऑर्डर था, जिसमें ये कहा गया था कि सरेंडर से पहले गोवा को पूरी तरीके से तबाह कर दो। दोस्तों, डिफेंस में इसको स्केच्ड और थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अंतर्गत दुश्मन जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है, जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है ताकि उसे जीत की सेटिस्फेक्शन ना हो। सालाज़ार का ऑर्डर होने के बावजूद उस टाइम के मौजूदा गवर्नर ने बहुत अच्छा फैसला लेते हुए सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ फाइनली गोवा से पुर्तगाल का 450 साल पुराना राज खत्म हुआ। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपने इससे पहले एक कहानी सुनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।